हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट जरूर करना। इस चैनल पर ऑलरेडी 1400 वीडियोस 1400 वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड एंड आपके अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग ईयर्स के पूरा प्लेलिस्ट के रूप में है इस चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा हम कौन सी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के मिडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन इतिहास का पूरा सिलेबस। आपका फर्स्ट पेपर पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, आज हम सेकंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, या आप चाहे बीए कर रहे हो या फिर आप एमए कर रहे हो या फिर आपका जो भी ब्रॉड एस्पेक्ट में कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ये चीज काम आने वाली है। क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके जीके में, जीएस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका एक एक टॉपिक हम कवर करवाने वाले हैं जिसमें आपका बहुत बड़ा एस्पेक्ट क्लियर होने वाला है। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलो हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। एंड आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर लग रहा है क्रिएट हो रहा है, क्योंकि देखो पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस का, नया सिलेबस आपका। तो इसमें हम बात कर रहे हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के बीच का। तो ये जो पेपर है ना, पेपर का ये जो नाम है, सेकंड पेपर में हमने इसको पढ़ाया हुआ है। कई सारी यूनिवर्सिटीज को मैंने देखा है कि उसमें ये चीज फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट पेपर में आपका भारत का मध्यकालीन इतिहास होगा एंड सेकंड पेपर आपका होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, या यूरोप में जो है यूरोप का 1700 जो आपका पूरा यही टाइम पीरियड जो यूरोप में चल रहा है उसके बारे में। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि ये जो हमारा पेपर है इसको उन्होंने फर्स्ट पेपर बना दिया है, यानी कि भारत का मध्यकालीन इतिहास जो 1206 से 1707 तक है ये बना दिया है फर्स्ट पेपर। एंड सेकंड पेपर के रूप में लेकर के आते हैं यूरोप का इतिहास जो 1453 से लेकर के 1789 ईस्वी तक है। एंड मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने इसको पेपर 2 कर दिया है, उसको पेपर 1 कर दिया है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो भी आपका अगर वो पेपर 1 नहीं वो पेपर 2 है तो आप उसको पेपर 2 की तरह ले लो, इसको पेपर 1 की तरह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर आप मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझना चाहते हो, 1206 से लेकर के 1707 के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आपको 1206 तक पहुंचना है तो मध्यकालीन इतिहास आपको 7वीं शताब्दी से ही पढ़ना पड़ेगा। कि 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी यानी कि 712 ईस्वी से ही मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है और वहीं से आप समझने की कोशिश करोगे तो पूरा लिंक आपको समझ में आएगा कि मध्यकालीन इतिहास किस तरह से चलता गया। एंड अगर आप डायरेक्टली 1206 पे आ जाओगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये कैसे हो गया या ये वंश की शुरुआत कैसे हुई। तो आओ शुरू करते हैं। आपका देखो जो आपका इतिहास है भारत का मध्यकालीन इतिहास, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अरबों का आक्रमण का टाइम पीरियड जिसको आप 712 से 1206 ईस्वी तक ये आपको पढ़ना है। एंड सेकंड है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है। एंड तीसरा आ जाता है आपका मुगल काल जिसमें आपको 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक पढ़ना है। तो इस तरह से 3 पार्ट में ब्रॉड रूप में इसको बांटा जा सकता है मध्यकालीन इतिहास को, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण में सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का। 712 ईस्वी में यह सिंध पर आक्रमण करता है। ये आक्रमण क्यों करता है, इसके आक्रमण के पीछे रीजन क्या था, ये सब हम आपको ब्रॉड में समझाएंगे। थोड़ी सी बात समझ लो कि एक जहाज आ रही थी जो श्रीलंका की तरफ जा रही थी भारत से। तो अरबों ने उस पर आक्रमण किया, उस जहाज को अपने कब्जे में लिया और वहां पर बहुत सारा धन दौलत पाया। तो इनको लगा कि भारत में बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए भारत पर जाओ, आक्रमण करो। और वहां से मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि जाओ सिंध पर आक्रमण करो। और ये सिंध पर आक्रमण करता है और कुछ जगहों पर इसका कब्जा भी हो जाता है। तो इसने शुरुआत कर दिया था। उसके बाद महमूद गजनबी आता है, गजनी से इसने कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी आता है और इसने जब आक्रमण किया तो इन आक्रमण के बाद जब मोहम्मद गौरी का शासन पीरियड आता है तो वहां पर तुर्क शासन की स्थापना अच्छे तरीके से हो चुकी होती है और एक तुर्क शासन भारत में चलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। आप पूरा मिडाइवल हिस्ट्री उठा करके देखोगे, पूरा मुस्लिम साम्राज्य के बारे ही में बात है। 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक भारत में मुगलों नहीं मतलब मुस्लिमों का ही शासन काल रहा है। अब ये मोहम्मद गौरी तक ये चीजें होती हैं, चल रहा होता है शासन। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका दिल्ली सल्तनत की, जिसकी थोड़ी सी नींव रखता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक गुलाम वंश की शुरुआत होती है, गौरी के बाद गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश इसको क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि ये जो मोहम्मद गौरी है इसका ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है। तो इसीलिए यहां से शुरू होती है गुलाम वंश की। ये किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम होने की वजह से इसका गुलाम वंश स्टार्ट होता है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होती है गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। उसके शासन के बाद इल्तुतमिश शासक पर आता है, जिसने कुतुब मीनार बनवाया हुआ था। आपने देखा होगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। एंड इसके बाद आपका रुकनुद्दीन फिरोज जो है, ये इल्तुतमिश का बेटा होता है। लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि मुझे अब मेरे बेटों में से कोई भी इतना योग्य नहीं लग रहा जो मेरे ये साम्राज्य को संभाल सकेगा। उसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकार बना दिया था। अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने किसको घोषित किया? अपनी बेटी रजिया को। और ये रजिया पूरे हिस्ट्री में पहली मुस्लिम शासिका बनी। एंड इसके बाद रजिया का जब शासन पीरियड आता है तो ये बहुत सारे लोग जो उनके मंत्री हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद क्या होता है, बलबन ने जब रजिया एक हरियाणा में एक मीटिंग से लौट रही थी तो उसको रास्ते में ही बलबन उसकी हत्या करवा देता है। और रजिया की मृत्यु के बाद बलबन बनता है, शासन में आता है, शासक बनता है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, बलबन भी क्या था, एक गुलाम ही था या एक मंत्री ही था इसकी इल्तुतमिश के दरबार में। तो इस तरह से गुलामों का ये पूरा वंश चलता आ रहा था। एंड इसके बाद बलबन राजा बनता है। बलबन ने कई सारी क्रूर नीतियां अपनाई, अपने आप को खुदा तक कहलवाया। एंड उसके बाद आता है कैक्युबाद बलबन के बाद। और कैक्युबाद उतना शासक नहीं या उतना सुदृढ़ नहीं कर पाता है। और इसके बाद कैक्युबाद को हरा करके खिलजी वंश की शुरुआत होती है। जलालुद्दीन खिलजी इसकी शुरुआत करता है। इसमें ये इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चीज़ों में बस थोड़ा सा नाम आ जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की शुरुआत की 1290 ईस्वी में और 1320 ईस्वी तक चला, यानी कि 30 वर्षों तक खिलजी वंश चला। इस खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एक बड़ा रूप दिया, एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया। एंड अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, इनका बहुत रेयर यूज है, यानी कि इनका कुछ भी योगदान नहीं है समाज में या कुछ भी ज्यादा इनके बारे में पढ़ना नहीं है हिस्ट्री में आपको। तो ये तीनों मतलब केवल इसके बाद शासन में आए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे शासन क्या हुआ, कमजोर होता चला गया। अलाउद्दीन खिलजी तक पूरी तरह से सुदृढ़, इसलिए पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से शासन व्यवस्था इसके काल में कैसी थी, मतलब बहुत कुछ हमें पढ़ना है ब्रॉड में। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ये दो इंपॉर्टेंट हैं खिलजी वंश में, ये हमें पढ़ना है। एंड खिलजी वंश के बाद जब इनके बाद शुरुआत होती है किसकी, तुगलक वंश की, 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 94 वर्षों तक तुगलक वंश की शुरुआत रहती है। तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है, क्वेश्चन आता है आपसे। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। एंड गयासुद्दीन तुगलक ने एक बेहतरीन शासन, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसके शासन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड गयासुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो भी शासक आए उन शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इसको माना गया। लेकिन इसके काम, इसके कृत्य इसको सबसे ज्यादा बेवकूफ, सबसे ज्यादा मूर्ख बना करके चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इसको लोगों ने कहा कि यह पूरे मुस्लिम इतिहास का सबसे मूर्ख शासक था। इसने अपनी राजधानी को क्या किया, दिल्ली से दौलताबाद लेकर के जाता, दौलताबाद से दिल्ली, आपने सुना होगा ये स्टोरी, दौलताबाद से दिल्ली, दिल्ली से दौलताबाद। इसमें उसकी बहुत सारी सेना क्या हुई, खत्म हो गई, मर भी गई। इसने एक स्टार्ट किया हुआ था कि खेत जो बंजर भूमि है उसको उर्वरक बनाएंगे, और उसने इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगा कि जो उर्वरक भूमि थी वो भी धीरे धीरे बंजर होनी स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से इसने जो भी किया वो सब क्या हुआ, उल्टा ही होता चला गया। एंड इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कार्यों के बारे में बात किया जाए तो इसने जो नहरों का जाल पूरी तरह से बिछवाया था, तो नहरों के बारे में इसका योगदान आता है। एंड कुछ चीजों में और भी योगदान आता है। एंड इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी के बारे में कुछ भी ब्रॉड में आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट आप नाम याद रखना चाहो। ये भी बहुत रेयर केस में ये सब पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन आपके गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से आपको पढ़ना है, तुगलक साम्राज्य। इसके बाद स्टार्ट होता है सैयद वंश। 1414 ईस्वी में और 1451 ईस्वी तक सैयद वंश चलता है। तो इस तरह से सैयद वंश की शुरुआत करता है खिज्र खां। खिज्र खां से के बाद मोहम्मद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन हसन। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है आपको। खिज्र खां के बारे में थोड़ा सा इसका योगदान, थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। बाकी ये जो तीनों दिख रहे हैं इनके बारे में पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया कि मतलब ये सब चीज़ें, ये सब शासक आए हुए थे। कई बार आपसे इस सीरीज में भी पूछ लेता है कि ये किस वंश का है, तो इसमें आपको याद रह जाएगा, इसलिए इसको मैंने दिखाया है। तो सैयद वंश की शुरुआत होती है, खिज्र खां सैयद वंश की शुरुआत करता है और धीरे धीरे यहाँ तक आते आते शुरुआत तो सॉलिड व्यक्ति ही करता है, बाद में धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। जब भी कोई भी राज्य तो धीरे दूसरे वंश के लोग आक्रमण करते हैं। तो अलाउद्दीन शाह पर बहलोल लोदी ने आक्रमण करके लोदी वंश की शुरुआत किया। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश रहा। बहलोल लोदी ने
लोदी वंश की स्थापना की। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया हुआ था। इसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी तक एक मजबूत, एक सुदृढ़ साम्राज्य बन चुका होता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली पर सल्तनत करता है और दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी शासक होता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से गुलाम वंश से, और इस तरह से चलते हुए आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक 4 वंश गुजरते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंश गुजरते हैं और उसमें इतने सारे शासक उस पर शासन करते हैं। एंड इस तरह से इब्राहिम लोदी आखिरी शासक होता है और ये काफी सुदृढ़ रूप से अपने आप को दिल्ली में स्टेब्लिश कर चुका होता है। एंड 1526 ईस्वी में बाबर भारत आता है एक सपना लेकर के कि भारत को जीतना है, भारत पर राज करना है। क्यों? क्योंकि अफगान में उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। उसके अपने खानदान के लोग, उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वो उसके राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। अफगान पर उसका जो राज्य होता है उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसको हथिया लेते हैं। उसको कई सालों तक जंगलों में भटकना पड़ता है अपने लोगों को लेकर के। तो उसके पिता ने उसको भारत का सपना दिखाया हुआ था कि भारत जाना है, भारत एक बड़ा साम्राज्य है, भारत में अगर तुम पहुंच गए और भारत में तुम्हारा शासन आ गया तो तुम पूरी दुनिया पर एक तरह से हुकूमत कर सकते हो, एक तरह से पूरा बहुत बड़े लेवल पर तुम काम कर सकते हो। एक सपना था उसके पिता का और उसके पिता ने बाबर को यह सपना दिखाया था और बाबर उस सपने को लेकर के जब से जिंदगी में उसने शुरुआत किया था तब से भारत आने की वो सोच रहा था। एंड जब उसको दिखा कि अफगान में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, या वहां पर कुछ भी नहीं रह गया है काबुल में, तो वो भारत की तरफ वहां से आता है। कि भारत में आने के बाद वहां के लोग भी उसको समझाते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि भारत में इब्राहिम लोदी का शासन उसमें काफी बड़ा था और बाबर की जो सेना थी, बाबर की सेना से 10 गुना ज्यादा इब्राहिम लोदी की सेना थी। तो धीरे धीरे आते हैं बाबर भारत की तरफ। बाबर का भारत में जब पहली बार युद्ध करते हैं बुरी तरह से हार जाते हैं भारत में इब्राहिम लोदी से। ये युद्ध के बारे में उतना ज्यादा आपको हिस्ट्री में नहीं दिखाया गया है। पहली बार जब युद्ध होता है वो हार जाता है और मतलब उसी युद्ध में ही हार करके जाने की भावनाएं उठती हैं और उसी बीच में हुमायूं वापस आता है अपने पिता का साथ देने के लिए और बाबर का एक दोस्त होता है वो आता है उसका साथ देने के लिए और वो तोप लेकर के आता है। वो कई सालों तक जो है तैमूर लंग के जो पीरियड है और उसमें वो जाकर के वहां से सीखता और वहां से तोप बनाने की विधियां लेकर के तोप लेकर के आता है इसके लिए। और पहली बार ये भारत में था जब तोप इंट्रोड्यूस किया गया। तो तोप लेकर के आता है जिससे कहा कि अगर इसका हम यूज करेंगे तो हम इब्राहिम लोदी की सेना को हरा सकते हैं। और वहां से एक फिर अलग जज्बा लेकर के 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। स्टार्ट हो चुका होता है वही युद्ध और उसको कंटिन्यू करते हुए जब दोबारा बाउंस बैक करता है बाबर, फिर उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराया। और इब्राहिम लोदी के अंत के बाद शुरू होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य शुरू होता है 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध से। बाबर बनता है सम्राट मुगल वंश का। एंड सम्राट बनने के बाद जब पहली बार ये युद्ध हुआ उसके बाद बाबर का थोड़ा सा स्टेब्लिश आया। धीरे धीरे जब दूसरा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, उसने भारत में मुगल साम्राज्य की पूरी नींव जो थी उसको मजबूती दिया। एंड इसके बाद आपका तीसरा घाघरा का युद्ध हुआ, उसने भी विजय प्राप्त किया। यानी कि बैक टू बैक बाबर की पूरी विजय चल रही थी जिससे कि उसका साम्राज्य धीरे धीरे क्या होता, बढ़ता चला जा रहा था। तो इस तरह से बाबर ने एक बड़ा साम्राज्य बना रखा था अपना। एंड बाबर की मृत्यु के पीछे भी कहा जाता है हुमायूं का हाथ है, या मतलब हुमायूं की वजह से बाबर की मृत्यु भी होती है, क्योंकि हुमायूं एक टाइम पीरियड पर उसकी जो दूसरी माँ होती है, क्योंकि बाबर की 3 पत्नियां होती हैं और उसमें मतलब मेनली 3 पत्नियां होती हैं, जिसमें दूसरी जो पत्नी होती है उसका बेटा होता है कामरान। और वो चाहती है कि हुमायूं राजा ना बने, कामरान राजा बन जाए, कामरान किंग बने, और इसकी वजह से उसने हुमायूं को जहर दिया हुआ था। अगर आपको पूरी तरह से स्टोरी समझना है ना तो हॉटस्टार पे एक वेब सीरीज है, कह सकते हो आप पूरी तरह से, द एम्पायर्स करके। उसमें बाबर का पूरा एम्पायर कैसे कैसे बना, क्या क्या पूरा इसकी पूरी हिस्ट्री रही, पूरा एम्पायर कैसे भारत में उसने खड़ा किया, भारत में हुमायूं तक का मतलब भारत में मुगल साम्राज्य अच्छे तरीके से स्थापित हो गया, वहां तक का पूरा हिस्ट्री आपको दिखाया है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर आपको जो है मिडाइवल हिस्ट्री या मुगल साम्राज्य को समझना है तो बाबर क्या हुआ, बाबर के जो है 4 बेटे थे उनकी 3 पत्नियों से। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 बेटे थे। लेकिन बाबर ने क्या हुआ, मरते समय बाबर ने हुमायूं को राजा घोषित कर दिया था उससे पहले ही कि हुमायूं मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। एंड बाद में क्या हुआ, हुमायूं और कामरान, क्योंकि कामरान जो था वो काबुल की राजकुमारी का बेटा था, यानी कि जो बाद में जब बाबर अपना पूरा सेना हार चुके होते हैं तो काबुल में जाकर के काबुल की राजकुमारी से शादी होती है उनकी और वहां से एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो जो कामरान था वो राजकुमारी का बेटा था, तो इसकी वजह से हुमायूं और कामरान के बीच में बाबर ने बंटवारा किया अपनी जितनी भी संपत्ति, अपना साम्राज्य का 6/5 यानी कि 6
हिस्सा जो है वो हुमायूं को मिलेगा और 5 हिस्सा कामरान को मिलेगा। तो इस तरह से जब बंटवारा होता है तो ये हुमायूं को काफी अंदर से झकझोर करके रख देता है कि हमारे 4 भाई हैं तो चारों में बंटवारा होना चाहिए, ये 2 लोगों में बंटवारा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से इस बंटवारे की वजह से उसके दोनों भाइयों में भी इसका विरोध हो जाता है। जो तो दोनों भाइयों को हिस्सा नहीं मिलता है वो भी उसके खिलाफ हो जाते हैं हुमायूं के, और कामरान भी हुमायूं के खिलाफ होता है क्योंकि उसको थोड़ा सा हिस्से में कम मिला हुआ था, उसको 6 उसको 5। तो इस तरह से हुमायूं का पूरी तरह से आंतरिक विद्रोह शुरू हो चुका था हुमायूं के शासन में आते ही। बाहर से तो चीजें हो ही रही थी, बाहर से गुजरात मराठा है, इधर से हर तरफ से आक्रमण उसकी तरफ हो ही रहा था क्योंकि वो मुगल सम्राट पहला भारत में था और चारों तरफ से उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे। एंड उसका आंतरिक षड्यंत्र उसके लिए सबसे खतरनाक था, उसके भाई, उसके जितने तीनों भाई भी उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और उसको बैक टू बैक हराने की कोशिश हो रही थी। तो इस तरह से हुमायूं का साम्राज्य डगमगाने लगा, हुमायूं लड़खड़ाता लड़खड़ाता, कई सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि हुमायूं लड़खड़ाता लड़खड़ाता जीता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया, उसने एक स्टेब्लिश साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। और हुमायूं की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा करके शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और हुमायूं को हरा करके सूरी वंश की स्थापना भी किया हुआ था। कुछ टाइम तक 5 सालों तक सूरी वंश चला एंड उसके बाद फिर से हुमायूं ने आक्रमण किया, बाउंस बैक किया और फिर से शेरशाह सूरी को हरा करके फिर से मुगल साम्राज्य आया, यानी कि 5 वर्षों तक बीच में सूरी वंश भी आया हुआ था। एंड हुमायूं के बाद आता है अकबर, जिसको आप जानते होंगे। एंड अकबर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, अकबर महान के बारे में, अकबर ने कौन कौन सी नीतियां लेकर के आई। अकबर के बारे में ब्रॉड में पढ़ना है क्योंकि अकबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये एक ऐसा सम्राट था जिसके बारे में सभी उसके अच्छाइयों के बारे में बयान करते हैं। बहुत कम चीजें हैं जो अकबर ने गलत किया था एंड वो भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें अच्छी भी किया हुआ था। अकबर हो गया, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। औरंगजेब तक एक तरह से कह सकते हो पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी होती है। एंड औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे से खत्म होने लगता है क्योंकि उसके बाद कोई भी सॉलिड एम्परर आ ही नहीं सका, कोई भी सॉलिड सम्राट आ ही नहीं सका। सब धीरे धीरे क्या हुए, कमजोर होते चले गए। क्योंकि देखोगे आप आकर के 1526 से 1707 ईस्वी तक धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन आ चुका था। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज आ चुके थे, 1600 कुछ ईस्वी में, 1605 या 8 ईस्वी तक। तो जब आ चुके अंग्रेज तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका पावर बढ़ता चला गया और मुगलों का शासन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। उसके बाद कई सारे लोग आए जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना। बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुख शेख, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। इस तरह से चलता हुआ आप देखोगे बहादुर शाह जफर के बारे में आपने ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सा, बहादुर शाह जफर हो गया, शाह आलम हो गया, इसके बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है 16वीं शताब्दी से ही। अंग्रेजों का भारत में आगमन ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर देता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको इन सबको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो आपको मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ना है वहां आपको औरंगजेब तक ही पढ़ना है, 1707 ईस्वी तक ही पढ़ना है। तो ये सब चीजें थी। तो आई होप इस तरह से ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि क्या आपका सिलेबस, एक तरह से सिलेबस कह सकते हो या फिर आप मेडाइवल हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हो तो ये सब कवर करना है। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक आपका कवर करवाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या है आपका मेडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ रिलेटेड चीजें भी सीखने को मिलेंगी। एक साम्राज्य क्या होता है, एम्पायर क्या होता है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ किस तरह से किया जाता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इतिहास हमें क्या करता है, सिखाता है कि इतिहास में लोगों ने क्या गलतियां किया हुआ था। क्या आप अगर अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हो तो आप भी डाउन जाओगे, या क्या चीजें हैं जो लोगों ने अपना करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो बहुत कुछ सीखने को है। तो हम आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पेपर था बीए फर्स्ट ईयर का। इसको आप फर्स्ट पेपर भी ले सकते हो अगर आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो चीजें हैं। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज पर सर्च करके देखा हुआ है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वन चैनल। इफ यू आर इन बीए तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।